बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपोजिशन से राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, डॉक्टर बाबर अवान और मलक अहमद डोगर शामिल हैं। यह कमेटी अपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार करेगी, जिसके बाद इंतखाबी इस्लाहात होंगी। एक तरफ स्पीकर की तरफ से यह कदम उठाया गया और दूसरी तरफ वजीर आज़म ने आज भी अपोजिशन के मोर्चों पर गोलाबारी जारी रखी। ये याद रखें, कभी मदीना में आते साथ ही दूध की नहरें नहीं बही थी, लेकिन उन्होंने 2 चीजें कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की थी कि सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जेल में जाएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबों-पति बन चुके हैं। वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है पीडीएम के नाम से, हमें एनआरओ दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। सरकार मदीना ने सबसे पहली चीज इस्टेब्लिश की थी कानून की बालादस्ती। मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। सवाल ये, वज़ीर-ए-आज़म के इन इल्जामात और महाजराई के बाद अपोजिशन हुकूमत के साथ कैसे बैठेगी? क्या हुकूमत वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहती है और ये अपोजिशन के साथ बैठना भी चाहती है? ये हमारा आज का इशू होगा। और आज NA 249 की रीकाउंटिंग थी, लेकिन नून लीग, पीटीआई, पीएसपी और MKM ने रीकाउंटिंग का बाइकाट कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कालादम TLP इस प्रोसेस में शामिल हुई। आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं वो नहीं गिनने देंगे। उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए। जो पहला बैग खोला हमारे सामने तो उसमें सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से और आप काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज्ड बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर ये एक्सरसाइज जो है मजाक हो रहा है। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। और इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले ले। इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है रिकाउंटिंग कर ले। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो ये प्रोसेस है वो रोक ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो, बस करो, अब बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे वहाँ जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। आप देख रहे हैं, जब इनको पता था कि ये सारा प्रोसेस, ये सारा अगर स्टार्ट हो जाए तो रिजल्ट हमारे हक में होगा। क्या मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फदर चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ इस वक्त कराची में मौजूद हैं और NA 249 के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जीते हुए उम्मीदवार हैं। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त काउंटिंग जारी है और ये काउंटिंग को छोड़ के बाहर खड़े होकर हमें इस वक्त बीपर दे रहे हैं। मंदोखेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, कितनी काउंटिंग हो चुकी है अब तक? अभी 60 हो गई है। सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट होना था, लेकिन पोलिंग स्टार्ट हुई थी 11 बजे और 11 बजे भी उस वक्त हुआ थी कि जब मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब और MKM और PSB और ये सारे एक साथ हो गए। सबसे पहले तो उनको कम से कम पीपल्स पार्टी की वजह से इनकी दोस्ती तो हो गई है। हमें तो पहले से पता था, पंजाब में जो मुकाओ ने एक दूसरे के साथ कर ली और बलूचिस्तान में और लाड़काना में, लेकिन एक मरतबा फिर PSB की और MKM की हमने दोस्ती करा दी आज की यानी पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में।
उन्होंने भी आपस में दोस्ती कर ली है। तो उसके बाद ये अफरा तफरी मच गया। फिर उसके बाद बाहर में आया, मीडिया के सामने मैंने जो बात की है, और फिर उन्होंने 11 बजे पोलिंग स्टार्ट कर दी है, और 11 बजे से स्टार्ट होके और अभी 60 पोलिंग। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमकेएम, पीएसपी यानी 9 उम्मीदवार जो है वो बाइकाट कर गए हैं, ये वजह क्या थी, क्यों बाइकाट कर गए ये सब लोग? वजह ये थी कि जो आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पहले आरओ के सामने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी, आरओ ने रिजेक्ट की है क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था, और वो सिर्फ 5% और 10,000 वोट का जो लॉ है उसके बेस पे चले थे। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो पिटीशन फाइल की थी, वहाँ में नोटिस हो के हम चले गए, हमने अपनी दलाइल दी है। बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके मेम्बरान पूछ रहे थे, इनकी सलमान राजा साहब उनके वकील थे, उनसे कि भाई आप ये बताओ कि आपके पास क्या एविडेंस, क्या दलाइल क्या है। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं। वैसे मंदुखेल साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एतराज ये है कि जब थैले खोले गए तो उनके ऊपर सील्स नहीं थी, और दूसरा ये कि फॉर्म 45 नहीं दिया गया, फॉर्म 46 नहीं निकला उसके अंदर से, और ना हमें दिया गया। ये एतराज है जिसकी वजह से 9 के 9 उम्मीदवार वहां से उठ के आ गए। नहीं, कोई बार नहीं है, तकरीबन 12-13 उम्मीदवार बैठे हुए हैं अभी भी। आज़ाद समेत मुस्लिम लीग जुनूजो का टीएलपी जो दूसरे और तीसरे नंबर पोजीशन थी और अभी तक बैठी हुई थी, और उनकी आज़ाद उम्मीदवार और उनके जो टीएलपी के उम्मीदवार अभी तक बैठे हुए हैं, बल्कि बाहर नहीं आए। मैं थोड़ी देर पहले आ गया बाहर, और आपको पता है कि झूठ में उन्होंने पीएचडी की हुई है, और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल दूसरा फैसल वाडा बन के वो आया, और वो उनके साथ वकील भी थे। तो जब आरओ के सामने कहा कि जी आप हमें काउंटर फाइल भी दिखाएंगे, आप वोट चेक करके भी देंगे, एक एक दस्तखत दिखाएंगे वगैरह, और 10 मुतालबे पेश किए। तो रिटर्निंग अफसर ने इनको बताया कि देखिए आप वकील हो, लॉ पढ़ लिए, लॉ में ये है जो उन्होंने रिकाउंटिंग का हमें गिनती का हुक्म दिए, हम वही करेंगे। नहीं बज़िद्दे आप हमें बताएंगे, काउंटर फाइल भी दिखाएंगे, फॉरेंसिक की भी बात की है जो कि इनकी डिसमिस होगी, यानी 10 चीज़ें बताइए। तो रिटर्निंग अफसर ने बोला कि ये सारे जो आपकी अपनी प्ली है, आपकी पिटीशन में वो जो डायरेक्शन हमें मिला है उसके तहत करेंगे। मगर फिर वही जो चांगा मांगा वाला इनकी गुंडागर्दी जो स्टाइल उनकी, और साथ में एमकेएम और पीएसपी साथ। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये गिनती का अमल कब तक जारी रहेगा, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जो अब तक गिनती हुई उसमें क्या पोजीशन क्या है? अब तक जो हुई है तकरीबन 60 पुलिस स्टेशन, एक कम 60, एक को छोड़ के मैं बाहर आया हूँ, तो 60 कंप्लीट होने के बाद उन्हें प्रोसेस रोकना था, और कल सुबह फिर 9 बजे स्टार्ट करना था, और फिर 1 बजे जैसे जुमे की नमाज के लिए, और 3 बजे तक वक्फा। और देखो कि ये कल कंप्लीट होता है या फिर परसों कंप्लीट होता है। मुमकिन यही है कि अगर कल शहरी तक चला ले तो कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज ये परसों की बात चली जाएगी। तो एक एक थैला खोल के और एक एक चीज़ देख के वोट का बाकायदा बहुत सारे वोट रिटर्निंग अफसर ने खुद अपनी तरफ से रिजेक्ट किए। रिजेक्ट से मुराद ये कि बहुत सारे प्रिजाइडिंग अफसर ने पीछे दस्तखत नहीं किए। हालांकि गलती वोटर का नहीं है, गलती प्रिजाइडिंग अफसर पे, लेकिन उसके बावजूद वो रिजेक्ट किए। मेरी भी रिजेक्ट किए, नूली की भी रिजेक्ट किए, टीएलपी की भी रिजेक्ट किए, मगर किसी ने एतराज़ नहीं की, इस वजह से कि जो एक प्रिजाइडिंग अफसर अगर वो रिजेक्ट करते थे तो वो रेशो एक जैसे होते थे। तो ये सारी चीज़ें तो उनके सामने हो गई सारी। लेकिन अब सवाल ये कि एक और सवाल भी है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इसको कालदम करार दे दें। उन्होंने कहा जी 21% तो वहां पे टर्न आउट है, और मुतराजे भी है, सारे उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि गलत रिजल्ट है, तो इसको कालदम करार दे दें। ये ना हो, यहाँ पे सवाल ये है कि ये ना हो कि इधर से आपकी गिनती पूरी हो जाए, आप दोबारा जीत जाए, और इधर से कालदम हो जाए इलेक्शन आपका। ये ड्रामा तो करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम फेस करेंगे। हम इस जो आज का फैसले जिसके लिए हम काउंटिंग में बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब को हुक्म था स्पेशली कि कोई आप चैलेंज करेंगे, आप प्रोसेस के हिस्सा बने। हम सुबह 7:30 बजे से, ये आपके रिपोर्टर बाकी मीडिया सब देख रही थी, हम 7:30 बजे से मौजूद थे, और फिर ये उन्होंने जो तमाशा बना के रख दिया। उसके बाद वो बार बार ये नहीं कि वो चले गए, अभी भी उनका बंदा बिठाया है। इन्हें मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक आज़ाद उम्मीदवार का बंदा जिसके टोटल 34 वोट है उनको बिठा के रखा। मुझे बताओ 34 वोट वाला सुबह से जो है ना वो 11 बजे से अभी तक बैठा हुआ है, तो वो पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनकी ये चीज़ दिखाने की कि हमने बाइकाट की। भाई बाइकाट आपने किस बात की? आपकी अपनी दरखास्त, बाइकाट तो हमें करना चाहिए, चैलेंज तो हमें करना चाहिए। आपने दरखास्त दी, आपकी दरखास्त मंजूर हो गई है, हमें रिकाउंटिंग का जो है ना वो डायरेक्शन दे दिए, हम आ गए वहाँ पे, हम प्रोसेस के हिस्सा बन गए। आपने तमाशा बनना है, तो मुझे पता है ये 2023 अभी मुझे तारक साहब से इंशाल्लाह फैसल वाला को मैंने बोला, ये मिफ्ता इस्माइल और उनके मुलाजिम वाला को भी भगा के दिखाएंगे। कमीशन ने रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया। रिकाउंटिंग जब शुरू हुई तो आप सारे वहां से गायब हो गए, बाइकाट करके आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि साहब मैं जब 2008 में पहली दफ़ा MNA बना, तो ये सारा जो मसला है रिकाउंटिंग का,
ये सारा प्रोसेस जो है उस मेरे इलेक्शन के अंदर भी जो है मैं इससे गुजरा हूँ, मैंने सारे ये चीज़ें देखी हैं। इस वक्त मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इस रिकाउंटिंग, ये जो वोटों की दोबारा गिनती हो रही है, इसमें हमारे जीतने के चांस कितने हैं। तो मैंने बड़ा सादा सा जवाब दिया कि अगर ये जो वोटों के थैले हैं ये अगर कोई इलेक्शन कमीशन के कब्जे में होंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के अंदर हमें यकीन है कि धांधली हुई है। लेकिन तो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है ना सर। सुने ना सर, इस वक्त जो थैले हैं वहाँ पे कराची में या जहाँ पे भी हैं, ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उसके ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे कंट्रोल होते हैं। जो आपकी सूबाई मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसके ज़ेरे कंट्रोल होते हैं। और आपने उसका नतीजा देखा कि आज जब काउंटिंग शुरू होती है तो आपके जो थैले हैं वो आपको खुले हुए मिलते हैं। तो जब वोट का थैला जो बंद होता है, जिसपे मोहर लगती है और वो आपकी पोलिंग स्टेशन से ही वोटों की गिनती के बाद उसको सील कर दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सारी सील्स खुली हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक ही थैला था ना, जब आपका एक थैला हुआ उसमें चला सील खुले नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। बाकी थैले कोई नहीं, जब प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो थैले कैसे देख लिए उन्होंने? उसके ऊपर जो है वो बकिया बैठी हुई वो नहीं है, क्योंकि झूठ सील जो है वो कभी भी नहीं गिर सकती। वो कह रहे सील लगी हुई थी। बक्से आपके पास थे, जो भी थे, अब आपको पता ही है कि उसकी सीलें खुली हुई हैं, बक्से खुले हुए हैं। जब बक्से खुले हुए हैं तो आप उस दोबारा थैले जब खुले हुए हैं तो आप उस वोटिंग के ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं? क्या मैं सवाल और इस बात को थैले खुले हुए थे या नहीं? मैंने भाई साहब की तरफ जाना, लेकिन आप जवाब दीजिएगा इसका। नहीं, ये थैले नहीं खुले थे। इनको ये बता दे कि जब रिकाउंटिंग शुरू नहीं हुई है तो थैले कैसे खुल गए, और तेले क्या खुल गए? आपने तो खुद आर्मी से और पहले आप लोगों ने खोले हैं ना मंदोखेल साहब, या रेंजर्स खड़ी है, जब हमारे उम्मीदवार वहां पे खाना बनाना था, आपने ड्रामा, जब हमारे उम्मीदवार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि थैले खुले हुए हैं, तो आप उन्हें बताएं कि नहीं खुले हुए। आप रात जो है वो 10 बजे झूठ बोल के वो झूठ का तारा लाके उनको पता था कि सुबह सवेरे जब वो गए तो आपने बताया कि थैले जो है ये बंद है, खुले हुए नहीं है। इसी बात पे तो बाइकआउट हुआ है। 10 लोग मुतफिका तौर पे लिख के देके गए हैं जनाब के वहाँ पे थैले खुले हुए हैं। सही बात ना आप उन्हें फॉर्म 46 आ रहे हैं, कोई 10 लोग नहीं है, 13 लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब ये देखिए, ये सब ये कह रहे हैं कि काउंटिंग होनी चाहिए, पंजाब में इनका आप ये कह रहे हैं कलंदर भी करार दे दें। पहले मैं कुछ जुमले बता दूं। कोलिशन पार्टनर हो गए आज साहब। ये जो थैले खुलने की बात है, थैले खुलने के बाद जो लोग जिनने बॉयकॉट किया उन्होंने कहा कि फॉर्म 46 दिखा दें और काउंटर फॉइल दिखा दें जिससे वोटर बैलेट पेपर फटा है, हम वो गिनना चाहते हैं ताकि उतना ही वोट निकले। इनको पता ही नहीं है इजाजत नहीं मिली, लिहाजा वो जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने सारे 9 उम्मीदवारों ने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये सारी बातें जो साहब इसलिए हैं कि हम बार बार इनकी भी मिन्नतें करते हैं और उनकी भी मिन्नतें करते हैं कि इस कजिए को एक दफा हल कर दें। इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम नहीं किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है सर कि उसे 5 साल बाद या साल में या 2 साल में उस दौरान सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या काम? ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक कानून के ताबे है जो हम पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना है और पार्लियामान में बैठ के हमने इनको कहा है कि आप आएं, आप इस इलेक्शन प्रोसेस को इतना सिंपल बनाएं, फॉर्म 45, फॉर्म 46, उसके बाद काउंटर फॉइल चेक करना, उसके बाद बेपनाह और प्रोसीजर्स हैं कि जी आपने वो वहां पे साइन करना है। हम ये कहते हैं कि इसकी बजाय इस सारे सिस्टम को आप इलेक्ट्रॉनिक पे ले आएं। लेकिन हमारी मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि ये सारा काम जो है ना हाथ से लिखने वाला, इनका वो निजाम पुराना पटवारियों वाला है। ये किसी साइंसी किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं मान रहा स्वाय आपके सर, कोई पार्टी नहीं मान रही। हम इन्हें कहते हैं कि आज सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोबाइल पे आ गई हैं, सारा आपका पैसों का ट्रांसफर इजी पैसा आ गया है, इतना रिलायबल निजाम आ गया है। हमने इन्हें कहा आप बैठें, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, हम आपको 6 ऑप्शन देते हैं, आप रद्द करें। ये अब हाल नहीं है साहब कि आप डिवाइड भी कर रहे हैं, साथ वो वज़ीर साहब एक तकरीर ठोक देते हैं। तो ये बैठेंगे कैसे आप? एक अलग बात देखिए ना, अब थैलों के सीलें चेक करने का जमाना नहीं है, अब काउंटर फॉइल को गिनने का जमाना नहीं है। मेरे भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जब आपका आईडी कार्ड आपका उस पे आ गया, पासपोर्ट आपका कंप्यूटर पे आ गया, सर उस पे आएंगे ना, उस पे आएंगे। तो ये मसले का हल है। 249 पे रहे ना पहले। मंदोखेल साहब हैं, मैं वापस आऊंगा सर इसी इशू पर। मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर 9 लोग या 9 उम्मीदवार
इस रिकाउंटिंग को तस्लीम नहीं थे, तो ये जो आपकी रिकाउंटिंग है इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी फिर? जब 9 लोग जो इनके आज़ाद उम्मीदवार और इनके इत्यादी साथी और 13 लोग अगर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून का अपना बंदा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे एक वकील उन्हें बिठा के रखा है, तो उसको अब क्या करेंगे? और तीसरी बड़ी पार्टी TLP वो बैठी हुई है, तो आप मुझे लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है सर, वो मिफ्ता इस्माइल नहीं है। तेरे बेटे में वो मिफ्ता इस्माइल का बंदा है, बैठा हुआ है, वो मिफ्ता इस्माइल का बंदा है। वो सुबह 7 लेके आए थे, वो बंदा तो उनका PTI भी था, PTI का बंदा 7 लेके। बड़ी हैरत वाली बात है, पंजाब में जो मुकमुका किए वो दुनिया के सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि हम बाइकाट कर रहे हैं, और उनके साथ वो अकेले नहीं है, 8 और जमातें भी हैं उनके साथ। उनके बाइकाट से क्या होता है? दरखास्त भी तो इन्हीं की मंजूर हुई है, वो क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हैं? जिन्होंने दरखास्त दी है और पूरा अमले को या पुलिस को सब तमाशा बना के रखे, खुद बाइकाट क्यों? इसको पता है कि जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। सही बताएं, उनको थैलों की सील निकली हुई थी या नहीं निकली? हुक्म करें, मैं री इलेक्शन पे भी बात कर रहा हूँ जी। थैलों की सील्स टूटी हुई थी या नहीं थी? किसकी सिक्योरिटी होती है? आपको आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो थैले खोले गए उनकी सीलें लगी हुई थी या टूटी हुई थी? 100% लगी हुई। जब एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो थैले कैसे देख लिए उन्होंने? और फिर थैले अगर उन्होंने देख लिए है तो वो थैले जब एक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा था और प्रोसेस शुरू होने से पहले उन्होंने एहतजाज की, वो प्री प्लान थे, पहले से तैयार थे, अपने वकीलों समेत आए। फिर रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा उनकी वकील से मुखातिब होकर कहा कि आप 95(6) सेक्शन पढ़ ले, उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने 10 मुतालबात पेश किए जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि अच्छा, अब सवाल ये है कि मधुखेल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 की 9 पार्टियां झूठ बोल रही हैं। अफसर बोले ये सारे मुतालबात आपके नहीं माने जाएंगे जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर 9 के 9 पार्टियां की सीलें टूटी हुई थी। 100% झूठ बोल रहे हैं। झूठ में मास्टर किए उन्होंने, मुलाजिम आला से लेके इनके खादिम आला तक सब झूठ में PhD करके वो प्री प्लान थे। हिम्मत करे आप, एक पार्टी का इशू नहीं है ना, आज फेस करो। मुझे बिलावल भुट्टो साहब 9 पार्टियों का इशू है। आप जाओ, मैं देखें 9 पार्टियों का इशू है। 9 पार्टी के बजाय 13 पार्टी जो बैठी है उसमें क्या करें? PSP मान जाती, 9 पार्टी के बजाय 13 जो बैठी है अंदर उसमें क्या करें? PTI दोनों का तो आपस में बड़ा छठे नंबर पे है, MQM छठे नंबर पे है, PTI 5वें नंबर पे है, TLP तीसरे नंबर पे बैठी हुई है, तीसरे नंबर पे TLP है वो बैठी हुई है। 13 उम्मीदवार के वहां लोग बैठे हुए, ये 9 बैठे हुए, तो इनसे क्या होता है? लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इनकी जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने तो आ गए। जैसा पंजाब में ने मुकम किया, आज NA 249 में PTI और नून लीग ने मुकम किया, दुनिया ने देख ली। आपके कैमरामैन सारे लोग बैठे हुए देख लिए, वो इकट्ठे गए, इकट्ठे आए, मशवरे करे। वैसे ये मुकमका हो गया आपका नून लीग और PTI का एक तरफ इत्तेहाद चल रहा है, दुश्मनी चल रही। मंदोखेल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जरा थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं। एक इशू है जिसपे हम आपस में इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद सबका अगर कॉमन इशू है तो उस पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो मुकमुका इसमें क्या ताल्लुक है? हम कह रहे हैं कि एक जाती हुई है, एक जगह पे पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, और जो सर्वे बता रहे थे कि PTI, नून लीग और TLP आपस में मुकाबले में पीपल्स पार्टी छठे नंबर से पहले नंबर पे आ जाए और PTI पहले या दूसरे नंबर पे आपके वो तो लग रहा है ना कि पहले नंबर है। उसके बाद एक जगह पे तो नहीं आया। 12 इलेक्शन हुए हैं जिमनी, 11 हारे। आप 11 पे बात कर लें। कल जो इलेक्शन हुआ, हमने जनरल इलेक्शन में 60,000 वोट लिया था और कल हमने सबसे ज्यादा वोट लिया, वो एक अलग बात है। तो कहने की बात है, वो जो उनके सवाल का जवाब कि हम और नून लीग इकट्ठे हो गए, मुकमुका हो गया, ये मेरे भाई मुकमुका नहीं है। आपकी वोट चोरी पे सबका इत्तेफाक हो गया। PSP और MQM भी समझ गया कि आपने वोट चोरी किया, PTI और नून लीग भी समझती है कि आपने वोट चोरी किया, और हम चारों मिलकर समझते हैं, और जो आजाद उम्मीदवार है वो भी समझते हैं। तो इसका हल ये है, कसूर किसका कि 5 सर, कसूर किसका? देखिए, इसको जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार समझते हैं, इलेक्शन कमीशन को, जो एक इलेक्शन ठीक नहीं करवा सकता है, और जो इलेक्शन का जो तरीकाकार है उसमें बेहतरी करने की जरूरत है। आप कसूर ना पूछें, आप इसका हल पूछें। हल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। बिल्कुल सही है। अब ये इलेक्शन तो हो नहीं रहा सर, उससे अंगूठों वाला नहीं, और वो EVM को कौन मानेगा सर? आज आपने क्या किया? कभी आपके फॉर्म मिलाना पड़ेंगे,
कभी आपके थैले आ रहे हैं, सर थैले अगर जा रहे हैं। आरटीएस की तरह बैठ गया तो फिर नहीं, आरटीएस कोई और चीज थी, ये दुनिया सर में वही यही मशीन है सर, मशीनें है ना। आरटीएस जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर था, ये प्रॉपर मशीन है। इंडिया में काम हमसे सर 22 मुल्कों में है, लेकिन नहीं हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है सर। नहीं, वो प्रॉब्लम हम जहां जहां लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है उससे सीख के हम इसको बेहतर। ये तो नहीं है ना कि आप अगर किसी दूर दराज इलाके में इलेक्शन होता है, वहां जीपों पे थैले आ रहे होते हैं और उसके बाद आप कभी सर पाकिस्तान में किसी वक्त भी बिजली ट्रिप कर जाती है, उसका तो ये साहब, हो कि आप इधर किस आपने जमाने की मशीनें बातें लगाए। कर अच्छा रहे हैं? मैं इसी जमाने की तो बातें कर रहा हूँ। अगर बिजली बंद होगी तो क्या करेंगे सर? नहीं, आप उसके बहुत सारे ऑप्शन सर दूसरा इंटरनेट अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये ईवीएम जो है इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? नहीं, वो उसके लिए आम आपका इंटरनेट क्या सर वहां मशीन चलती रहेगी, यहाँ रिजल्ट बनता रहेगा। इन सब चीजों के हल है, हम इनको दावत देते हैं, आए एक एक चीज का इनको जवाब देंगे। मुझे मंदोखेल साहब से आखिरी सवाल पूछना है। मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा सर, ये नतीजा जो भी आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी इसको? आवाज आपकी कट रही है, मैं रोड पे खड़ा हूं। आवाज आ रही है सर आपको? दोबारा बोलिए प्लीज। जी 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 मंदोखेल साहब नतीजा कोई भी आया आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? ये सवाल आप उनसे आवाज आ पूछिए, रही है उनका आपको? नुमाइंदा बैठा हुआ है, नून लेकर इसे एक वकील बना के बैठा है। बिल्कुल हम तस्लीम करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। ये जरा इनसे सवाल करें, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के अंडर है या वफाकी हुकूमत के अंडर है? अगर हमारे अंडर होता तो ये फैसला हमारे अगेंस्ट नहीं आता, ये रिकाउंटिंग का नहीं होता। पीपल्स पार्टी के इनका कहना ये है कि इलेक्शन करवाने वाले जो है वो आपके अंडर नहीं है, लेकिन गिनने वाले आपके अंडर है। 12,284 वोट रिजेक्ट हुए, वहां रिकाउंटिंग नहीं हुआ है, यहाँ आपका रिकाउंटिंग हुआ गया। हमने तैयार किए, बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म था, आप चैलेंज नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम सुबह 7:30 बजे से मौजूद है। अगर आपको इतना खौफ था, डर था, आपने सिर्फ मीडिया के सामने एक न्यूज बनाना था तो आपको ये एप्लीकेशन नहीं, लेकिन आप हिम्मत करें, हम हर गली कोचा में आपको मुकाबला करेंगे। आपका बयान नहीं माना जाता है। अगर आपकी वकील इतनी काबिल है ना तो फिर सजाएं माफ कराए आप। लेकिन मंदोखेल साहब मसले देखिए ना, खुशाब के अंदर सर हुआ है, बात करूं जी, हुआ है उसमें 250 वोट निकले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, 235 वोट निकले हैं उसमें। ये सुने तार फजल चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं। मंदोखेल साहब आप कोई नौशहरा में गैर थोड़ा सा ज्यादा कुछ जज्बाती हो रहे हैं हार गए तो और इतना कुछ छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। झूठा सबको कह रहे हैं, आप बेईमान भी हैं सारे और आप लोग झूठे भी हैं। एक तो बक्से आपके पास हैं, सारे के सारे थैले आप लोगों ने खोले हुए हैं, ऊपर से आप लोग आगे जो है ये कलामात भी इस तरह के टीवी के ऊपर कह रहे हैं कि सारे झूठ बोल रहे हैं और आप लोग सच्चे हैं। आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? आप कह दें, आप कहें यार के आप सारे उनको मुतमिन करें। 10 बंदे वहां पे बाइकाट करके चले गए हैं और आप इतने मुतमिन हैं तो गिनती हो रही है, आप आगे टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई इतने आप मुतमिन है, बंदोबस्त आप लोगों ने किया हुआ है, एतमाद है ना। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो 2 दिन पहले अपनी पार्टी में बैठ के ये बात की है कि ये बक्से खोल लेंगे। इस तरह की गिनती का कोई फायदा नहीं है जबकि सूबाई हुकूमत के पास सारी वोटें पड़ी हुई हैं। 15 दिन हो गए हैं, ये जाहिर है इन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो कर रही है और आज उधर गिनती हो रही है। जनाब सड़क के ऊपर बैठ के जनाब अपना नारे लगा रहे हैं। तो छोड़े इन बातों को, वासिफ जरदारी साहब को, बिलावल साहब को छोड़े। आप पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहाँ थे? किसी जगह थे? और मुझे हमें तो पहले ही पता था, हमें पहले ही पता था। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था इस्लामाबाद में कि वोटों के थैले आप अपने कब्जे में लें। अरे मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं, मंदोखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप फरमाइएगा। सर मैंने ब्रेक लेनी है, उसके बाद ये बताएं। मैं ये कह रहा कि भागने में आप बड़े मास्टर हो कि पाकिस्तान की अदालतों से सजा नहीं होती, आप भाग जाते हो, फिर वापस जमहूरियत के वो करके। आप अगर इतने अच्छे वकील है तो आप छोड़ो यार, ये बेईमानी ना करो इलेक्शन में। फिर दूसरी बात ये कि अगर खुशाब में इलेक्शन आप जीत जाते हो तो इलेक्शन कमीशन जो गैर जानदार है, दस्ता वाले में गैर जानदार है, नौशहरा में गैर जानदार है, कराची में जब आपको शिकस्त नजर आ रही है तो आप वो इलेक्शन कमीशन हमारे अंडर हो गए। हिम्मत पकड़ ले, आ जाओ मैदान में। आपका मुलाजिम आला उसकी चपरासी के पास है, वो उनके पास है सारे। यही कह रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन अब मैं जरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है ना, पंजाब में नहीं है, सुबह पंजाब में आप इलेक्शन दस्का और खुशाब भाई पार्टी जो जमात है ब्रेक ले, ये इलेक्शन पकड़ लो, मैदान में आ जाओ। सर ब्रेक ले, ब्रेक ले भाई साहब। कराची के आप मंदोखेल साहब मैंने यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप इजाजत है जाके रिकाउंटिंग करें
ये ना हो कि वाकई वहां पे थैले गायब हो जाए वहां से। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब के वैसे कमाल है, पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इनके साथ लड़ते रहे, अब आप इनके साथ मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे। तो साहब हम किसी से नहीं लड़ रहे। अगर किसी जगह के ऊपर कोई भी जमात, कोई भी कैंडिडेट ज़ाब्ता अखलाक की, कवानीन की, इलेक्शन के जो रूल्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ बात हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या खिलाफ वर्जी की? जीते वो सारी बात बहुत तफसील से आगे हो चुकी है कि आपका कैंडिडेट यानी हमारा कैंडिडेट जो है मिफ्ता इस्माइल, वो आपको जीता हुआ नजर आता है, आखिरी चंद पुलिस स्टेशन रह जाते हैं, रिजल्ट रोक लिया जाता है। और ये जो अपना खैर बाद में तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं छठे, तो इस पार्टी को 10वें नंबर पे थी और वो जनाब आगे पहले नंबर पे आ जाती में आप जीते हैं ना, तो आप जीते हैं सर। हमने सिर्फ इतना कहा, अगर आपको हराना मकसद होता तो खुशाब में भी हरवा देती। सर मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, खुशाब में इस पार्टी की वोट कितनी निकली है? 150, 230, 235 वोट निकली है। तो ये हालत है जमात की, और आपने जनाब उसको जितवाया। और फिर हमने कहा कि सिर्फ किसने जितवाया? आप इसको वोट की गिनती को नहीं, किस साफ और शफाफ तरीके से कमीशन ने जितवा दिया आपको उनको, या पीटीए ने जितवाया? नहीं देखिए, अब मैं वो कराची में तो नहीं था, लेकिन सूबाई हुकूमत का बड़ा रोल है उसमें। जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत सर पंजाब में पीटीए का बड़ा रोल है। खुशाब में इनको पार्टी की और नून की सूबाई हुकूमतें और पीटीआई की इंसाफ पसंद सूबाई हुकूमत, हमारी 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 चलो एक जुमला बोल दें, हमारी ये हुकूमत है ना, वहां वजीर आला गए ना, वहां अरबों के मंसूबे हुए ना, हमने डीसी को, आरपीओ को, सीपीओ को, वहां पे डीपीओ को इन्वॉल्व किया। यही मुस्लिम लीग नून होती, इनके गुल्लूबाट भी होते, इनकी पुलिस भी होती, और ये इलेक्शन यही हमारा 10 का इलेक्शन आपको पता चला हमारा वोट पहले से ज्यादा निकला है, हमारा वोट 2016 से ज्यादा निकला है। हमारे 3 कैंडिडेट्स लड़े, इसके बावजूद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। देखिए ना, अपोजिशन के बगैर तो नहीं कर सकते। ये मशीन के ऊपर बात हुई है, हमने चोई साहब इनको कहना है आके इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लें, वरना 2/3 मेजॉरिटी में रोने ऊपर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ने 3-4 दफा उसको जिक्र किया है। अभी उन्होंने कहा कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी हमारी आनी है। वो तभी आ सकेगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाएंगे और इनमें जालसाजी करेंगे। देखें, अभी इन्होंने बड़ी इन्होंने तज़हीक से जिक्र किया कि जनाब ये मैनुअल सिस्टम पे यकीन रखते हैं और ये पटवारी सिस्टम पे यकीन रखते हैं। पटवारी को इतना तज़हीक वाला फर्द नहीं होता, हमारे मुआशरे का एक हिस्सा। कंप्यूटर हो गया ना, मैं हाथ से नहीं, पटवारी आपने पता नहीं गलत समझा है। मेरा मतलब है कि वो पटवारी हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गया ना। क्या पता आपके, मेरे या इनके अपने खानदान में कई पटवारी हों। वो कई पटवारी हैं, कई उस्ताद हैं, इसलिए तज़हीक ना करें। जी मैंने इसलिए कहा नहीं है सर, वो चोई साहब मेरी बात समझ गए हैं। नहीं, सफाई ना दें, सफाई ना दें, सफाई ना दें। अब पटवारी भी खत्म हो, आप डिफेंसिव ना हो, सफाई ना दें। आपने कहा ना ये पटवारी सिस्टम और ये पटवारी, तो आप डिफेंसिव ना हो, सफाई ना दें। पटवारी काबिल इज्जत हमारे माशरे का एक फर्द है। मसला ये है, मैंने दूसरी बात की है। नहीं, एम को क्यों नहीं आप कौन से लिखते हैं? आप सारे ही हाथ से लिखते हैं, हर जगह वो हाथ से लिखते हैं। आप अगली बात सुने, आप मशीन की बात सुने, आप मशीन की बात सुने, मशीन की बात सुने। वैसे आपकी तरह के लिए अर्ज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जमीन की ट्रांसफर का शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटराइज कर गए थे, आप दोबारा पटवारी सिस्टम ले आए हैं पंजाब में। ये आपके लिए अर्ज है, चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मैं बात करता हूँ। तो साहब यूरोप में जो फैशन खत्म होता है पाकिस्तान में शुरू हो जाता है, इंडिया में शुरू हो जाता है, यूके में शुरू हो जाता है। आप यूके ये सिस्टम तमाम दुनिया में फेल हो रहा है, आप उसको लेके आने की बात कर रहे हैं। आज तमाम हुकूमती तो सब मुकम्मल करने देना, नहीं चल सका ना। मैं खुद उस जो इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी थी उसका मेंबर था, मैंने वहां भी मुखालफत की, जिस कमेटी को इसाक डार साहब जो है वो चेयर कर रहे थे, सरबराह थे। मैंने वहां भी इसकी मुखालफत की, क्योंकि मैंने अपनी इल्म के मुताबिक या अपने तजर्बे के मुताबिक मुझे पता था कि ये कारआमद नहीं है। हुकूमती तर्जुमान अब इस सिस्टम के हक में उसी तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरह जब इमरान खान साहब ने बतौर वजीर तजारत कहा था कि इंडिया से तजारत खोलो। मैंने अपने भाई को उस वक्त भी कहा था, मैं क्या ना छलांगे मारे। इन्होंने उस वक्त भी इंडिया की हक में और उसकी शान में इतने कसीदे पड़े। अगले दिन जब वज़ीर आज़म साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उस तजारत को उन्होंने नल एंड वाइट कर दिया, बात उधर की उधर आ गई। अब चूंकि कहा जा रहा है उनके मशीनों की तारीफ करो, उनकी गवर्नमेंट है, सर इनकी मजबूरी है, मुझे पता है, मैं जानता हूं। आप मशीनों की तारीफ करो, सारे किए जा रहे हैं, भाई साहब की बात नहीं कर रहा।
सारे किए जा रहे हैं, मशीनें बहुत अच्छी हैं, मशीनें बहुत अच्छी हैं। ये बात वही है जब चोई साहब ने कहा कि बैंगन बहुत अच्छे हैं, बैंगनों की तारीफ, चोई साहब ने कहा कि बैंगन खराब है, बैंगनों के खिलाफ। उन्होंने कहा यार ये कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा हम चोई साहब आपके मुलाजिम है, बैंगनों के तो नहीं है। इसलिए ये मशीनों का हाल छोड़े। इस वक्त ये हो रहा है ये मशीन वो घर घर आके तो वोट डालेगी नहीं, इसको ऑपरेट फिर इंसानों ने करना है। डाटा वो होगा जो आप देंगे, रिजल्ट वो होगा जो आप पाएंगे। दो बातों का भाई साहब सवाल सिंपल ये है सर कि इस वक्त बैलेट बॉक्स चोरी होता है और वहां पे अगर मशीन चोरी होगी पूरी तो फिर जो साहब पहली तो मैंने जो पटवारी वाली बात की मैं वजाहत करूं, उन्होंने सुनी नहीं, फिर वजाहत शुरू हो गया। मैं मेरी बारी है ना, मैं बोला क्यों डिफेंसिव हो गए? मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे पहले जमीनों के इंतकाल के लिए पूरे पूरे कागज भर जाते थे, आजकल एक बटन दबता है, एक वीडियो बनती है और शरीफ ने किया सुन था, लेना, और जिसने भी किया आपने रिवर्स चले किया अच्छा उसको। सुन लेना, आप मुझे बात तो करने चोई साहब बताएं, मैं ठीक चोई कह रहा साहब हूं? मुझे बात तो करने देना। पंजाब में रिवर्स हो आप गया वो। बात सुनना नहीं चाह रहे ना, मैं गवर्नमेंट की सुनना चाह रहा हूँ इसमें। गवर्नमेंट की सुनने, लेकिन इसका मतलब ये उसी में कि मैं वो सारा जो इतनी बड़े बड़े कागज, वो जमा बंदियां अगर कंप्यूटर में आ सकती है मेरे भाई, कलंदरे कहते हैं उनको, कलंदरे जो जमा बंदियां और वो सारे जो अच्छा, आप सुन उस्मान लेना, बुज़दार से पूछें। अगर आप मुझे नहीं, मैं आपकी बात अगर मान आप रहा चाहते हैं कि मैं बात ना करूं तो आपकी आप मर्जी है। उस्मान बुज़दार से पूछें कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जमीन के रिकॉर्ड की ट्रांसफर का चेंज करके दोबारा क्यों ले आया? अब आपने उस्मान बुज़दार साहब की तनकीद करी, आप मेरी बात सुनेंगे जो मैं बात करना अच्छा, मैं मुझे करना ब्रेक क्या चाह रहा हूँ। चौधरी ब्रेक साहब लेने दें। वो जो पटवारियों के पूरे पूरे जो दफ्तर भरे होते थे, वो दफ्तर आज एक कंप्यूटर में पूरे पंजाब का रिकॉर्ड आता है। इनको समझाना ये है कि ये नून लीग वालों को बात लेट समझ आती है, इन्होंने वो किया है। चौधरी साहब आप फिर रिवर्स हो गए, हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं। वैसे पेशावर में टेस्ट किया था, नाकाम हो गया। मेरी बात नहीं होने दे फिर रहे। हमारे मैं ऊपर ये इल्जाम कहना लगा रहे चाहता हूँ चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, कि इनको समझाना है कि इन्होंने खुद कोशिश की, इनसे नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, नहीं हुआ। आज इमरान खान जो बात करेंगे ये उसके मुखालिफ हो जाते हैं। कोई बात इमरान खान करे, हम इनको कहते हैं हमने आपको कहा था कि आप इलेक्शन दादली में रोएंगे, आज ये रो रहे हैं ना, आज मिफ्ताह इस्माइल सड़कों पे खुआर हो रहे हैं। अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आप भी सेनेट दोनों खुआर हो रहे हैं। हम तो इनकी वजह से हो रहे हैं ना, अच्छा, हम सर, तो रिफॉर्म ब्रेक करना लेने- चाहते ब्रेक हैं, लेने दें। लेकिन नून लीग का अलमिया ये है, लेकिन जो सर, बात सवाल हमने एक करनी है, इन्हें उसकी मुखालफत अब करनी भाई साहब सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आपको अपोजिशन की जरूरत है, और अपोजिशन के खिलाफ आप रोज एक तकरीर ठोक देते हैं तो ये आपके साथ क्यों बैठे? तकरीर क्यों? साहब, अगर इन्होंने- ब्रेक के बाद दोबारा अगर इन्होंने- प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब, अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए, ईवीएम भी आ जाए, तो उसके लिए आपको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। कमेटी आपने बना दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर मेरा ख्याल 6 महीने गवर्नमेंट को खामोश भी रहना पड़ेगा। रोज अगर आप एक ताना देते हैं और साथ आप ये कहें कि आपकी अपोजिशन सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल नहीं कर सकते। सब जो चीजें हमारी मुश्तरक है ना, उस पर हमने बैठना है, और जो हमारा इख्तलाफ है उस पर हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। ये रोज हुकूमत पे तनकीद करें, हमें कोई इतराज नहीं। मुश्तरक बात यह है कि आज 9 जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, डस्का में ये कहते हैं हमने धांधली किया, कल ये इलेक्शन जीत गए। मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीधी सीधी सियासत है, जो ये इलेक्शन जीते हैं वो फेयर है, जो ये हारे धांधली है। जिस अदालत से इनको जमानत मिल जाए वो अदालत ठीक है, नहीं तो मुझे क्यों निकाला, बुगत से भरे हैं, ये मतलब इनके पीछे कोई और है। इनका तो तरीकाकार ही है। हम इन्हें कहते हैं अब थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, आपने इस मुल्क का बड़ा नुकसान किया 30-40 साल, अब बैठ जाए। वजीर आजम इनको आपकी नीयत पे शक है? नहीं सुने, इनका ख्याल ये है कि आप ऐसे इलेक्शन हार जाएंगे, वजीर आजम ने आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितवा दे। चलें, ये तो बिल्कुल ही, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही मेच्योर बात है कि हम कोई मशीन के अंदर जेन डाल देंगे जो इनको हरा देगा। देखिए, वजीर आजम ने सीरियस बात की है, वजीर आजम ने इनको दावत दी, स्पीकर ने कमेटी बना दी। आज हम इनको कहते हैं कि भाई आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको तो नहीं समझ आता, आप वही लिखने वाले लोग हैं, मैं पटवारी को ये माइंड कर देंगे, आप हाथ से कलम वाले हैं, लेकिन खुदारा कोई टेक्निकल टीम ले आए, वो उन मशीनों को चेक करा लें, उनसे कोई जिन नहीं निकलता, आप आए मुल्क को ठीक होने दें। अच्छा, वैसे सर मसला ये है कि जब वो सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि वाकई इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाए और कम से कम इलेक्शंस का इशू तो पाकिस्तान के अंदर हल हो जाए, वो ये नहीं तो चाहते, आप क्यों नहीं मानते सर उनकी बात? वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम ले आए कि जिससे इन्हें जो 2018 में इन्होंने जुर्लू फेरा था, अब दोबारा वो जुर्लू फेरे। उस तरह तो फिर नहीं सकता जो उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट सद किया। अभी कराची में फिर गया आपके साथ, जो उन्होंने वहां पे सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन्होंने वहां पे बिठाया, अभी हुआ है ना सर, बहुत थोड़ा टाइम रह गया। चैलेंज करता हूं, 2-3 जुमले मैं चैलेंज करता हूं, आरटीएस का इलेक्शन रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आरटीएस धांधली ना करा सकता है ना रोक सकता है। आप मुझसे बहस कर लें, आप मुझसे बहस। अब आपके चैलेंज का फायदा कोई नहीं है, एक एसएमएस है, अब चैलेंज का फायदा नहीं है। अगर वो नहीं कर सकता था
तो फिर वो बैठा क्यों? उसमें वो बिठाया गया, किसने बिठाया? वो तो आपके उनको दौर का था आरटीएस। मैं अर्ज कर रहा हमारा हूँ तो ताल्लुक ही नहीं होता। आरटीएस बैठा और जिसने बिठाया उसे भी पता है। तो आरटीएस का मैं दोबारा कहता हूं, रिजल्ट से ताल्लुक नालायक लोग और नाअहल लोग और नकम्मे लोग लग गए हैं, सबको पता लग गया है। तीसरी बात ये है जी कि ये जो इमरान खान साहब ने तकरीर किया, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आपको मदीने की रियासत और इसके अलावा जनाब वो खुदा के वास्ते ये टर्म्स इस्तेमाल अगर आप करते हैं ना तो उसका शायबा भी आपकी किसी अमल के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ एक बात विदाउट एनी पॉलिटिकल वो कर रहा हूँ, आ जाए मैदान में। अब भाई साहब मुझे गारंटी करें, यकसा निज़ाम की बात करते हैं ना कि जनाब उमरा के लिए और गरीब के लिए और ताकतवर के लिए एक कानून बनाएं, सिर्फ नैब की बात कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ, नैब की बात ये कर लें, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो। सुने तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहांगीर तरीन साहब के नहीं सर, तरीन सिंह को छोड़े, तो ये सब छोड़े, तरीन को, उसकी और वजूहत हैं। वो बात अब टोकते हैं तो बात का मजा ही खत्म हो जाता है। मैं चैलेंज इस बात पे कर रहा हूँ कि हुकूमती मेंबर हो या अपोजिशन का हो या कोई भी हो, एक फार्मूला बना लें कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर गिरफ्तार करना है लोगों को, या आपने इंक्वायरी के ऊपर गिरफ्तार करना है, या रेफरेंस दायर करके गिरफ्तार करना है। अपोजिशन के लोग ये भी इंक्वायरी नहीं होती, गिरफ्तार होते हैं। हुकूमत में बैठे सारे चोर करनी पड़ेगी, सारे बदमाश, रेफरेंस दायर है, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। ये कौन सा इंसाफ है? मिसालें किनकी दे रहे हैं और अमल आपका क्या है? मैं आपको बताता हूँ, अमेंडमेंट कर लेना सर। हुकूमती लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? नैब कवानीन चोर आपके बगल में बैठे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? मुझे चौधरी तारक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान में किसी एक आम गरीब बंदे की वो मिसाल दे दें जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरह सजा याफ्ता भी हो और लंदन में जमानत पे नहीं छोड़ना था ना सर। यही है ना, कैसे छोड़ा है ना? गरीब और अमीर सर क्यों छोड़ा है फिर आपने? 50,000 की चोरी करे, इस पे उसको डंडे अगर नवाज मारते हो, शरीफ क्यों जाने दिया सर आपने? अरबों अगर खरबों नवाज की सजा शरीफ याफ्ता हो, बाहर गया ना, नवाज शरीफ साहब लंदन में अगर नवाज बैठे। शरीफ बाहर गए हैं और वो बीमार नहीं थे तो वो डंडे इनको पड़ने चाहिए। बिल्कुल सही। इन्होंने भेजा, बात तो इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने कहा वो बीमार हैं तो वो डंडे इनको पड़ने चाहिए। हमने 7 अरब रुपया 7 अरब को छोड़े, अरब शरब को छोड़े, कवर करके भेजते, हुकूमत ने भेजा, कह दिया तो हम क्या बीमारी का सुन के भेजा। अप्रूवल देती ना सर, देखें क्यों दी है? कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी उनका इलाज करने की। कैबिनेट ने कहा था कि 7 अरब जो मियां साहब के जिम्मे था इस कौम के चोरी का, वो वापस दे के जाए। लेकिन अदालत जब कह आप देती है तो नया हम क्या कर कानून सकते हैं? बना देते यार भाई साहब, नहीं, कानून बना देते हैं कि सात इस्लाम अरब में क्यों था? रमजान बाहर में भी, जाएंगे 7 अरब रुपए जमा रमजान में करवा भी नहीं, 7 अरब हमने मांगे हैं ना। झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। कोई उनके जिम्मे 7 अरब आप साबित नहीं कर 7 अरब थे। सकते। ओ भाई मेरे, वो आप 50 रुपए पे उनको छोड़ वो आप चल के मांग रहे थे, वो आप छोटी बांड मांग रहे नहीं, थे, जो उनके जिम्मे कुछ नहीं था। चौधरी साहब, 7 जब अरब था। अदालत से जमानत होती है तो आपको मचल के देने पड़ते हैं, छोटी चौधरी साहब बांड देना पड़ता है। हुकूमत ने कहा काबीना ने कि मचल जितना इनका छोटी बांड केस मांगा है, था। जमानत मांग रहे थे वैसे सर, सर। छोटी जमानत है बांड। ना, जमानत। जो रमजान इकबाल आ जाओ। जो चौधरी साहब, रमजान जो इकबाल आ जाओ। मैक्सिमम उन पे ना जो करो। उन पे वो छोटी बांड थी। वो 7 अरब की थी। कौन सी अदालत में है? मुझे पहले ये छोटी बताओ, अदालत में है। नहीं, छोटी बांड क्या था, किस चीज का था? कौन सी अदालत में 7 अरब की कोई लाइबिलिटी है? पाकिस्तान की तारीख में एक जमानतदार जिसमें 7 अरब की डिमांड हो, वो तो जमानत होती है 5 नहीं, 10 लाख के नहीं, रमजान इच भी बात नहीं 7 अरब रुपया सर, उन पे 7 टोटल अरब का लाइबिलिटी इशू ये था कि आपको भी पता था कि 7 अरब नहीं दे सकेंगे ये। नहीं, ये नहीं तो क्या सर, बात? सिर्फ आपको वो पता छोटी था कि बांड अदालत है भी तो इसको साहब, हम नहीं बेचना चाह रहे वो थे कोई ना। उनके बता दें किसी एक अदालत की 7 अरब नवाज शरीफ का मैं दूंगा। 300 अरब से 7 अरब पे आया। किसी एक अदालत की डिग्री बताएं। खत्म हो गया सर।